आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ दो फाइनेंशियल सेक्टर से कंपनी हैं, ठीक है, जो अपना एयूएम बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही हैं। Q4 का FY25 का रिजल्ट आ चुका है और इन्होंने बहुत रोबुस्ट परफॉर्मेंस दिया, बहुत अच्छा ग्रोथ आया एयूएम में। और आने वाले समय में भी जो मतलब 30-35% अबव से ही अपना एयूएम ग्रोथ का टारगेट रख रहे हैं। तो सीधा चलते हैं वीडियो पे फ्रेंड्स। और वीडियो मतलब कंपनी का नाम लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्लीज़ जो भी कंपनी के बारे में हम बात करेंगे आप उसको किसी भी तरीके का बाय सेल रिकमेंडेशन न लेंगे। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो पहली कंपनी देखते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। इसके पहले भी हमने हमारे चैनल में बात कर चुके इसके बारे में। इसका नाम है इंडिया शेल्टर, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखेंगे इंडिया शेल्टर का रिज़ल्ट आ चुका है, इनका क्या ग्रोथ आया और आगे फ्यूचर के क्या पर्सपेक्टिव हैं कंपनी के। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया शेल्टर कंपनी करती क्या है, व्हाट डज दिस कंपनी डू। तो देखो फ्रेंड्स, इसका थोड़ा सा बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं। हालांकि पहले भी हमने डिस्कस किया हमारे चैनल में, इन ब्रीफ शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कंपनी का बिजनेस मॉडल। जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, तो देखिए इंडिया शेल्टर जो कंपनी है, देखो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में इंडस्ट्री टेलविंड्स चल रही है और मिलियंस ऑफ पीपल ऐसे हैं आज भी इंडिया में जिनके पास अपना घर नहीं है, ठीक है। तो अपना घर बनाने के लिए जब जब से मतलब बहुत सारी गवर्नमेंट ने भी स्कीम वगैरह निकाली है, पीएम आवास योजना एक्सेट्रा। तो सब किसी को जैसे जैसे शेल्टर प्रोवाइड हो रहा है, घर प्रोवाइड हो रहा है, तो उसमें ये जो कंपनी है बहुत अच्छा प्रॉक्सी प्ले कर रही है। देखिए ये केवल इंडिया शेल्टर ही नहीं, और भी बहुत सारी कंपनी है। मैं पीयर टू पीयर कंपैरिजन करके भी बताऊंगा। आधार हाउसिंग फाइनेंस, एप्टस आवास, बाकी सब भी बहुत तेज़ी से अपना एयूएम ग्रो किया है पिछले कुछ सालों में और अभी भी कंसिस्टेंटली ग्रो भी कर रही हैं। तो देखो ये कंपनी क्या करती है कि 10 लाख के आसपास एवरेज टिकट साइज़ जो है वो होम लोन प्रोवाइड करती है। जैसे लोअर लोअर और मिड इनकम कैटेगरी में। और ये ज़्यादातर जो अपना लोन है देखिए 91% टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में देती हैं। और इनका जो है ऑलमोस्ट अभी 266 ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया में। और देखो इन्होंने बताया कि मतलब एवरेज टिकट साइज़ अभी भी 10 लाख के आसपास मेंटेन कर रहे हैं अभी भी, ठीक है। तो लो टू मिडिल इनकम सेगमेंट्स को जैसे मैंने बताया, हु आर बिल्डिंग और बाइंग देयर फर्स्ट होम, ज़्यादातर ही उनको ही टारगेट करती हैं जो फर्स्ट टाइम अपना घर बना रहे हैं लोअर टू मिडिल इनकम वाली कैटेगरी में, ठीक है। 15 ईयर्स से प्रेजेंस है इनका टायर 2 टायर 3 जोग्राफीज़ में और काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंड कर रही हैं। अब देखो इंडस्ट्री डायनेमिक्स हम थोड़ा सा समझते हैं कि ऐसा क्या मतलब चल रहा है कि क्यों इतने ज़्यादा ग्रोथ आ रहा है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ में, ठीक है। हाँ देखो, जैसे इंडस्ट्री डायनेमिक्स है कि एलआईजी वाले जो मकान है, मतलब जो एलआईजी वाले जो सॉरी जो सेगमेंट है, जो कैटेगरी है जिनकी इनकम 3 to 6 लाख है, उनको जो शॉर्टेज है 50 मिलियन यूनिट्स की शॉर्टेज है अभी इंडिया में। टोटल ओवरऑल ये आई थिंक 2022 में सर्वे आया था कि 100 मिलियन यूनिट्स की अभी ज़रूरत है होम्स की, जिसमें 50 मिलियन यूनिट्स तो एलआईजी वालों को है, ठीक है। जहाँ पे एवरेज टिकट साइज 2 मिलियन मतलब 20 लाख के आसपास वो अपना मकान वगैरह बनाते हैं। 20 लाख रुपीज़ उनको लगता है करीब एक यूनिट बनाने में। तो आप टिकट साइज देख सकते हो, अगर 174 ट्रिलियन है, इतना मतलब डिमांड है, इतना पैसा लगेगा अगर इस 100 मिलियन यूनिट्स को फुलफ़िल करना है हमको। तो आप सोच सकते हो कितना पैसा लगेगा अभी आने वाले समय में, मतलब ये सब मकान और ये सब कंप्लीट होने में इंडिया में। तो यही है, वही वाली बात आ जाती है। जैसे क्या है, जब गोल्ड रश चल रहा होता है, हमने पहले भी एग्जांपल के बारे में बात की है कि भाई सब लोग सोना खोद रहे होते हैं और जहाँ पे जो जो इक्विपमेंट्स बेचता है, मतलब
शॉवल वगैरह, पिक्स एंड शॉवल्स वगैरह जो सेल करते हैं सोना डिग करने के लिए, वो ज़्यादा पैसा कमा लेता है, लेकिन सोना भरोसा नहीं होता है कि सोना निकल पाया कि नहीं ज़मीन से। तो ये भी ये कैटेगरी जो है बहुत अच्छा प्रॉक्सी प्ले है भाई। मकान तो लोग बना रहे हैं, मटेरियल खरीद रहे हैं, लेकिन पैसा तो लगेगा ही लगेगा। तो फाइनेंशियल्स, एनबीएफसी जो इस टाइप की हैं, जो होम लोन वगैरह प्रोवाइड करती हैं, उसमें बहुत अच्छा ग्रोथ आउटलुक है आने वाले समय में। अल्टीमेटली ओवरऑल यही था, मतलब मेरा एम कि आपको इंडस्ट्री डायनेमिक में थोड़ा सा समझा दूँ। उसके बाद अब देखते हैं, हम फाइनेंशियल्स में चलते हैं इंडिया शेल्टर के, कि कैसा फाइनेंशियल्स रहा है इसका FY25 में, क्या आउटलुक रहे ग्रोथ के। देखो AUM जो ग्रोथ आई है 35% का जंप आया है, 8,189 करोड़ का AUM हो चुका है अभी इस मार्च 31 मार्च 25 में। ईयर ऑन ईयर मतलब 35% की ग्रोथ आई है। और डिसबर्समेंट जो इन्होंने किया इस क्वार्टर में 933 करोड़ का, और पैट में भी बहुत अच्छा जंप आया 100 करोड़ का। मतलब सीधा सीधा हमको दिख रहा है कि ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है। जैसे इसकी ज़्यादातर जो ब्रांचेस हैं, मतलब उसमें जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उसके मुकाबले बिजनेस ज़्यादा आ रहा है। ऑब्वियस है, ऑपरेटिंग लीवरेज तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं अपने चैनल में। तो देखो इनका, जैसे मैं थोड़ा सा जूम करके बताता भी हूँ वहाँ पे, देखो ओपेक्स टू AUM 4.2%, जो लास्ट टाइम मेरे ख्याल से 4.4% के आसपास था। और कॉस्ट टू इनकम में भी इनका इम्प्रूवमेंट आया है 36.9%। वो हम लास्ट ईयर से भी कंपेयर करेंगे, आगे मैं दिखाता हूँ चार्ट में। अब देखो नेट इनकम 33% से ग्रो हुआ है, ठीक है, ग्रोथ आई है नेट इनकम में, मतलब 226 करोड़ आया है, जो लास्ट ईयर 170 करोड़ था करीब Q4 24 में। YOY कंपेरिजन करें तो 33% की ग्रोथ आई है। और इनका जो एसेट क्वालिटी है वो लगभग देखो आ गई है ग्रॉस स्टेज 3, नेट स्टेज 3, मतलब ग्रॉस और नेट NPA 1% आ गया है ग्रॉस NPA फ्रॉम 1.2%, और 0.8% आ गया है नेट NPA फ्रॉम 0.9% दिसंबर क्वार्टर के मुकाबले हम कंपेयर करें तो, ठीक है। और प्रॉफिटेबिलिटी में भी देखो बहुत अच्छा जंप आया, मतलब 39% की ग्रोथ आई है YOY, मतलब 108 करोड़, जैसे मैंने बताया नेट प्रॉफिट 39% से बढ़ा, जो लास्ट ईयर Q4 में 78 करोड़ था, ठीक है। अब देखो ROE में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आया। देखो हम शेयर होल्डर्स हैं, हमको किससे, कौन से पैसे से मतलब है, ROE के नंबर से हमको मतलब है। तो 13.8% से ROE का नंबर आया सीधा सीधा 16.3%, और ROA के नंबर में, रिटर्न ऑन एसेट्स में भी बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिली है 5.4% से सीधा सीधा 5.8%। तो फ्रेंड्स, मतलब कि मार्केट किसको परफॉर्म करता है, मतलब सॉरी, मार्केट किसको रिवॉर्ड करता है, पहले भी हमने डिस्कस किया है कि भाई हमको डायरेक्शनली देखना है कौन सा बिजनेस तेज़ी से ग्रो कर रहा है, ना केवल रिवेन्यू में, प्रॉफिटेबिलिटी में भी, और किसके मतलब एसेट क्वालिटी प्लस रिटर्न रेशियोज इंप्रूव हो रहे हैं, मतलब ROE का नंबर डायरेक्शनली किसका इंप्रूव हो रहा है, वही मार्केट में आपको पैसा बना के देगा भाई। सीधा सिंपल सा, आप इतना फार्मूला आप बैठा लिए अपने दिमाग में, यही फार्मूला बैठा के आप एकदम हंट करिए मतलब मार्केट में कि कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, तो आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। ओके फ्रेंड्स, अब हम थोड़ा सा देखते हैं, कुछ मैट्रिक्स में दिखाता हूँ इसके कंपैरिजन जो मैंने बताया था। हाँ देखो, देखो इनका जो AUM की ग्रोथ की जर्नी रही, जैसे अभी हम देख रहे थे कि लास्ट ईयर 6,000 करोड़ के आसपास था, अभी 8,100, फिर FY23 में 4,300, ठीक है, उसके बाद 3,000 करोड़ लगभग लगभग FY22 में। तो मतलब आप CAGR देखोगे तो 6 साल का 38% से इनका AUM में ग्रोथ आई है, 38% से CAGR ग्रोथ है। अब मैं आपको कुछ डाटा कंपैरिजन करके दिखाता हूँ। हाँ देखो, जैसे इनका ये जो है, हमने बात की अभी कि कॉस्ट ऑफ सॉरी ओपेक्स टू AUM और क्रेडिट कॉस्ट वगैरह का थोड़ा सा देखते हैं। देखो
जैसे अभी यील्ड तो है, यील्ड मतलब जैसे ये कोई 100 रुपये दे रहा है तो 100 रुपये में कितना चार्ज कर रहा है कस्टमर को, मतलब 14.9% के आसपास, मतलब 14 रुपये 90 पैसे के आसपास ये चार्ज कर रहा है अगर 100 रुपये दे रहा है अपने कस्टमर को तो, ठीक है। और इसका कॉस्ट ऑफ फंड्स में भी देखो वो एक 0.1% मतलब 10 बेसिस पॉइंट का इम्प्रूवमेंट आया, 8.8% से सीधा 8.7% में आ गया। और स्प्रेड भी इनका मतलब अगर 0.1% से इम्प्रूवमेंट आया है तो 6.1% से 6.2% स्प्रेड, मतलब सीधा नेट सॉरी इंटरेस्ट इनकम आप मान लो कि डिफरेंस जो है कितने में पैसा ये उठा रहा है सामने, वो है 8.7% जिसको हम कॉस्ट ऑफ फंड्स बोलते हैं, और कितने में ये ब्याज में दे रहा है लोन आगे, मतलब 14.9% में। तो दोनों का डिफरेंस सीधा सीधा इसकी प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी, मतलब इसकी इनकम रहेगी, है ना। क्लियर है आई होप। अब देखो इसमें भी इम्प्रूवमेंट हमने को देखने को मिला, और एक चार्ट और थी जो मुझे शेयर करनी थी आपसे, जस्ट 1 मिनट फ्रेंड्स। हाँ ये देखिए ओपेक्स टू OEM AUM सॉरी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू एवरेज टोटल एसेट्स 4.4% रहा Q4 FY25 में, और लास्ट ईयर था 4.5%। मतलब ओपेक्स टू AM ऑपरेटिंग लीवरेज मिल रहा है। वही मैंने बोला कि कोई ब्रांचेस देखो इनकी मैच्योर होते जा रही हैं, पुरानी होते जा रही हैं ब्रांचेस, और उसमें से अगर लास्ट ईयर 100 रुपये धंधा आ रहा है तो अभी 135 रुपये बिजनेस कर रही है वो, लेकिन उसके कंपेरेटिवली एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब एम्प्लॉय कॉस्ट ये वो, देखो कोई भी बिजनेस करते हैं तो बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। आप समझ रहे होगे अगर आप बिजनेस करते होगे तो, इलेक्ट्रिसिटी का है, एम्प्लॉय का है, एक्सेट्रा, जो रेंट वेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो कॉस्ट ऑलमोस्ट फिक्स होते हैं, वो तो इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहे। लेकिन बिजनेस अगर बढ़ रहा है 30-35% तो उनको ऑपरेटिंग लिवरेज मिल जाता है। अब ROE का नंबर देखो, लास्ट ईयर 13.8% था, अभी 16.3%, तो बहुत अच्छा जंप आया है। हमको ROE के नंबर से ही अल्टीमेटली वो है। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं थोड़ा सा वैल्यूएशंस पे चलते हैं, और पीयर टू पीयर कंपैरिजन करेंगे हम कि बाकी बाकी जो हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर से जो कंपनी है उनका क्या, और अभी इनका क्या वैल्यूएशन चल रहा है। देखो इंडिया शेल्टर जो है इसका भी प्राइस टू बुक चल रहा है ऑलमोस्ट 3.39, ठीक है। बहुत समय से तो देखो इसका प्राइस टू बुक अराउंड मतलब 3 के आसपास ही घूम रहा था, और बिलो भी चले गया था 3 के आसपास, मतलब 2.7 2.9 बहुत चीप वैल्यूएशंस में आ गया था। जबकि इस समय भी आप देखोगे तो मतलब इसका पेस ऑफ लोन बुक का ग्रोथ है, जो AUM का ग्रोथ है वो नहीं घट रहा था इस समय भी, जब वैल्यूएशन 3 के नीचे आ गए थे। तो अभी तो ठीक है। अब देखते हैं फ्रेंड्स थोड़ा सा हम बाकी जो पीयर टू पीयर कंपैरिजन्स हैं उनमें क्या चल रहा है। जैसे आधार हाउसिंग फाइनेंस है, ठीक है। आधार हाउसिंग फाइनेंस में हम देखते हैं इनका क्या रिजल्ट आया है। देखो आधार हाउसिंग फाइनेंस का ऑलमोस्ट 21% का AUM का जंप आया है। इनका लोन बुक का जो साइज़ है वो बहुत बड़ी है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू इंडिया शेल्टर, मतलब 8,000 करोड़ के आसपास है। और इनका आप देख सकते हो 2,255,000,000, मतलब बहुत बड़ा इनका, मतलब 25,000 करोड़ के आसपास इनकी लोन बुक है, इतना AUM है, ठीक है। उस बेस में भी ये 21% में ग्रो कर रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि इंडस्ट्री में कितना टेलविंड है और डिमांड है, तभी इतने बड़े बेस पे भी मतलब 21% से ग्रोथ आ रही है। अब इनका हम थोड़ा सा प्राइस टू बुक देखते हैं। देखो आधार हाउसिंग फाइनेंस का प्राइस टू बुक है ऑलमोस्ट 3 के आसपास है ये भी, ठीक है। तो 3 के आसपास प्राइस टू बुक है, उसमें 21% का ग्रोथ आ रहा है। और इनका अपन देखेंगे तो प्रीवियस प्राइस टू बुक इनका भी काफ़ी नीचे चले गया था, 2.78, मतलब 3.4 के बाद से, सितंबर 2024 के बाद से। अब देखते हैं एक और कंपनी को, एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस।
तो इसमें देखो प्राइस टू बुक ऑलमोस्ट है 3.65 का, और इसके कैसे रिजल्ट्स आए देखो। एप्टस का जो है, एप्टस का जो एयूएम का ग्रोथ आया वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आया 25% का, ठीक है। इनका लोन बुक था लास्ट ईयर 87 करोड़ के आसपास, जो अभी हो गया 10,800 करोड़ के आसपास एयूएम। तो 25% का ग्रोथ आया है। और इनका जो प्राइस टू बुक है मैंने बताया 3.65 के आसपास। तो कंपैरेटिवली आप खुद ही देखो, 3.65 के आसपास प्राइस टू बुक है, ग्रोथ है 25% की, और उसमें 35% की ग्रोथ है। अब देखो इनका क्रेडिट कॉस्ट 0.3 के आसपास है, और इंडिया सेंटर में हमने देखा था कि 0.2 के आसपास था, ठीक है। अब फ्रेंड्स एक और कंपनी को देख लेते हैं, आवास फाइनेंस। आवास फाइनेंस, अब इसमें जो है इसका प्राइस टू बुक है ऑलमोस्ट 3.12, ठीक है। इसका प्राइस टू बुक ऑलमोस्ट 3.12 है, और इसका एयूएम में जंप आया है कितना, 18% के आसपास। मतलब जो 2 लाख मिलियन रुपीज़ कुछ है, मतलब 20,000 करोड़ के आसपास। और लास्ट ईयर था 17,300 करोड़ के आसपास, मतलब 18% का ग्रोथ है। इनका भी प्राइस टू बुक अराउंड 3 के आसपास है, 3.12। अब देखो फ्रेंड्स, इनमें क्या हुआ है, मतलब रिसेंटली आवास फाइनेंशियल्स और एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस में इनका जो एयूएम का ग्रोथ था वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था। जैसे आप देखोगे 16 के बाद से, मतलब एयू में 45%, 63%, 59, 42% पे धीरे धीरे पेस ऑफ लोन बुक, मतलब एयूएम में स्लो डाउन होने लग गया। अब इस समय में अपन चलते हैं 17 से लेके 20 तक। अब इनका प्राइस टू बुक दिखाता हूँ मैं आपको उस समय। देखो देखो ये एक्चुअली लिस्टेड 21 में हुई थी, तो वहाँ से अपने को डाटा भी अवेलेबल है स्क्रीनर में। देखो एक समय पे इनका प्राइस टू बुक 7 के आसपास चले गया था, 6-7, ठीक है। फिर 6, उसके बाद धीरे धीरे डाउन होते 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 एक समय 3.8 वापस गया। मतलब आप देखो, अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो मार्केट ऐसे उसके पीछे पड़ जाता है। मतलब स्टॉक प्राइस इतना तेज़ी से, मतलब इतनी डिमांड आ जाती है स्टॉक में कि उसका प्राइस बहुत तेज़ी से भागने लगता है। तो हमको यहीं पे ही कैसे हमको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है कि अगर किसी में ग्रोथ बहुत अच्छी है लेकिन वैल्यूएशंस बहुत हाई चले गए हैं, तो हमको सतर्क रहना है उससे। अब देखो इसमें एक समय में ग्रोथ बहुत आ रही थी, उसके बाद वैल्यूएशंस इतने हाई चले गए थे, 7-6 के आसपास प्राइस टू बुक। अभी आप देख सकते हो 3.2 के आसपास हो सकता है आ गया है। तो कंटिन्यूसली डी रेटिंग हुई है, ठीक है, इस कंपनी की। जैसे अब मैं स्टॉक प्राइस में भी बताता हूँ। देखो यहाँ से ये चला स्टॉक प्राइस, मतलब लगभग 250 से लेके 370 के आसपास। उसके बाद आप देखोगे कि ये जस्ट कंसोलिडेशन फेस में ही, और बड़े कंसोलिडेशन फेस में है। मतलब सीधा सीधा हमको दिख रहा है कि डी रेटिंग हुई है कंपनी की। और लास्ट ये समय आसपास इसका आईपीओ का जो समय है, आईपीओ के बाद से मतलब इतना हैवी वैल्यूएशंस में आईपीओ और लिस्टिंग हुई कि उसके बाद से स्टॉक ने, मतलब जब डी रेट हुआ फिर वापस यहाँ से जम के उसके बाद कोई ख़ास रिटर्न्स नहीं दिए हैं। तो हमको बहुत बारीकी से देखना है फ्रेंड्स, वैल्यूएशन वाइज भी, ठीक है। अब सेम केस मैं आपको आवास फाइनेंस में भी दिखाता हूँ कि एक समय इनका भी प्राइस टू बुक देखो ऑलमोस्ट 8 के आसपास चले गया था। मतलब उस समय एयूएम बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था, और कंटिन्यू इसकी भी मतलब डी रेटिंग हुई है प्राइस टू बुक में। अब धीरे धीरे ये भी 3 के आसपास आ गया है। एक समय में इनका प्रीवियस अगर दिया होगा, हाँ ये देखिए इनका जो लोन बुक है, मतलब 40,000 से सीधा 60, मतलब 50% के आसपास, 60 से यहाँ यहाँ भी 30-40% के अबव बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था। मतलब एयूएम जो इसका भी है। फिर धीरे धीरे आप देखोगे, आप जैसे अभी हमने देखा 18% के आसपास ग्रोथ आई है। तो मतलब एक्सट्रीम वैल्यूएशंस पे देखो, मैंने एक लास्ट टाइम वीडियो बताया था कि कौन कौन से फैक्टर्स में हमको बाय नहीं करना है, उतना ही हम मतलब फॉलो कर लिए तो हम 80-85% इन्वेस्टर्स को बीट कर लेंगे। देखो इसकी भी कंटिन्यूस डी रेटिंग हुई, यही चीज़ हमको स्टॉक शेयर प्राइस मूवमेंट में भी देखेगी। 22 के बाद से देखो 1000 से लेके सीधा 3000, उसके बाद से कंटिन्यूसली डी रेटिंग हुई है। अब पेस ऑफ ग्रोथ है ही नहीं, एवं में उतना बढ़ ही नहीं रहा है, और वैल्यूएशंस इतने ज़्यादा चीप हो गए
तो ऑब्वियस है डी रेट तो होगा ही। ओके फ्रेंड्स, आई होप क्लियर है। अब हम नेक्स्ट कंपनी के बारे में मैं बताता हूँ और आपको, जिसके बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं और कुछ एक चेंज, इनहेरेंट चेंज देखने को मिल रहा है। एसजी फिनसर्व, इसका डिटेल में मैंने बिजनेस मॉडल डिस्कस किया था, उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। देखो एसजी फिनसर्व के भी रिजल्ट आए हैं और इनका जो AUM में जो ग्रोथ आई है वो लगभग देखोगे आप 39% की ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर हम कंपैरिजन करें तो, मतलब FY24 से FY25 में, ठीक है। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन करें तो इनका अराउंड 48% की जंप आई है, 1500 करोड़ से सीधा 2300 करोड़ के आसपास। तो देखो एक्चुअल में क्या चल रहा था कंपनी में, थोड़ा सा मैं बिजनेस मॉडल बता देता हूँ। एसजी फिनसर्व जो है वो सप्लाई चेन फाइनेंसिंग में काम करती है। जैसे कोई बड़ी कंपनी है APL अपोलो या कजारिया या कोई टाटा ग्रुप की बड़ी कंपनी, ठीक है, उसके जो सप्लायर्स हैं और जो रिटेलर्स हैं उनको पैसे की ज़रूरत होती है फॉर वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए, तो वो इन कंपनी को एंकर बना के वो उनको लोन देती है। मतलब जैसे सप्लाई, अगर कोई कंपनी परचेस कर रही है कोई रिटेलर APL अपोलो से परचेस कर रहा है, तो APL अपोलो मान लीजिए उसको क्रेडिट नहीं देता, उधार नहीं देता है, लेकिन उसको पेमेंट तुरंत करना पड़ेगा, ठीक है। एक गाड़ी मान लीजिए 10 to 15 लाख के जो भी सामान आए रिटेलर्स के पास, तो रिटेलर को उसको पे तो तुरंत करना है, तुरंत पे करने के लिए पैसा लगेगा। उसके बाद दूसरी तीसरी गाड़ी भी मंगानी है तो वो एसजी फिनसर्व से लोन ले लेगा। और होता क्या है कि मतलब अगर पैसे वापस नहीं आते एसजी फिनसर्व के पास तो ये सीधा एंकर के पास जाता है, एंकर डंडा डालता है उसको कि भाई आपने एसजी फिनसर्व को पेमेंट नहीं की है तो हम आपको अगला लॉट नहीं देंगे, अगली मतलब और हम बिजनेस करने के लिए आपको मटेरियल नहीं दे सकते। तो यहाँ पे उसका बिजनेस ही चोक हो जाता है। इसीलिए देखो ये बिजनेस मॉडल इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसके NPS जीरो हैं अभी तक। इन्होंने जीरो NPS मतलब डिक्लेयर किए हैं, आज तक इनका कोई NPA नहीं आया है एसजी फिनसर्व का। ये मॉडल मैंने डिस्कस किया था डिटेल में, उसका लिंक मैं डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो उसी हिसाब से एक छोटा सा मैंने बिजनेस मॉडल बता दिया। अब देखो क्या चल रहा था एक्चुअल में इनका जो था, जब ये APL अपोलो ग्रुप की कंपनी है, बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर्स एंड डायरेक्टर्स, ठीक है। तो इनके फंडिंग वंडिंग की उतनी इशू नहीं है कि मतलब इनको पैसा नहीं मिलेगा, चाहे डेट में चाहे इक्विटी में। अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ था, इनका जो एक रेगुलेटरी हर्डल आ गया था, RBI की कुछ पॉलिसी के नॉर्म्स में इनका इशू आ गया था। तो इनका जो टेम्परेरी ग्रोथ ऑफ मोमेंटम रुक गया था, मतलब ट्वेंटी क्वार्टर 2 ऑफ 24 के आसपास, क्वार्टर 3 के आसपास। देखो क्वार्टर 3 में अराउंड AUM था 1800 करोड़, फिर धीरे धीरे डी ग्रोथ हुआ क्वार्टर 2 25 तक। अभी इनका क्वार्टर 2 25 में 822 करोड़ का AUM था। अब यहाँ से इन्होंने दिखाया है 822 से मतलब क्वार्टर 3 में 750 करोड़ AUM और ऐड किया, उसका 750 करोड़ और ऐड किया, 23 करोड़ का AUM हो गया। 2 क्वार्टर में 1500 करोड़ के आसपास इन्होंने अपना AUM में जंप लिया है। तो वही इनका कहना था। अभी कॉल भी हो गया, उसके नोट्स भी मैं आपको दिखाऊंगा। मतलब जो रेगुलेशंस है वो RBI और ये सबसे भी रेगुलेशंस इनको मिल गए हैं अक्टूबर 24 में, और वो सब फेस करना पड़ा था, इसीलिए डी ग्रोथ हो गया था कंपनी। अब कंपनी वही बता रही है कि बाउंस बैक कर लिया है सिग्निफिकेंट ग्रोथ से क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 में। तो हमको ट्रैक करते रहना है, आप ये अपनी ट्रैक लिस्ट में डाल सकते हैं, प्लीज़ आप इसको स्टडी करते रहें। तो फ्रेंड्स अब क्या है देखिए, इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दी है कि अभी जैसे AUM इनका 2300 करोड़ के आसपास है। FY26 में ये बोल रहे हैं एक साल में AUM को ऑलमोस्ट डबल करेंगे 4000 करोड़ के आसपास, और उसको 6000 करोड़ ले जाएंगे FY27 में। इनका ये टारगेट है। तो ये वही बोल रहे हैं, इज़ ऑन ट्रैक टू अचीव इट्स गाइडेंस नंबर फॉर FY26 एंड 27। अब फाइनेंशियल्स तो मैंने बता दिया मोटा मोटी कि AUM इनका 48% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 39% YOY ग्रोथ आई। अब कॉल के नोट्स देखते हैं। मैंने AI का यूज़ करके कॉल के नोट्स बनाए थे यहाँ पे, तो मैं आपको शो करता हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने बिजनेस मॉडल आपको बता दिया कि एंकर ग्रुप, एपीएल अपोलो और एक्सेट्रा से काम करती है कंपनी। और यहाँ पे ग्रोथ गाइडेंस जो कंपनी, जो मैंने आपको बताया कि 2000 करोड़ से 2300 करोड़ से कंपनी टारगेट 4000 करोड़ इन FY26, 6000 करोड़ इन FY27। अब ग्रॉस डिसबर्समेंट 10% के आसपास बढ़े हैं, ठीक है। अब देखो, फ्रॉम द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ FY25 द AUM ट्रिपल्ड, मतलब 822 करोड़ से सीधा सीधा 2300 करोड़। वही मैंने बताया, जो रेगुलेटरी प्रेशर था उसके कारण से AUM कम हुआ, मैंने चार्ट में दिखाया। फिर ये ट्रिपल कर लिया इन्होंने 2 ही क्वार्टर में अपना AUM, तो 750 करोड़ के आसपास दोनों क्वार्टर में ऐड किया, वो मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद पर क्वार्टर, अब देखो जैसे ये है कि 4000 करोड़ ये करेंगी, तो पर क्वार्टर 400 करोड़ के आसपास ये टारगेट कर रही हैं FY26 में। तो ये वही बता रहे थे कि 750 करोड़ जब इन्होंने पर क्वार्टर कर लिया अभी रिसेंट 2 में, तो 400 करोड़ तो लगभग ये कर ही लेंगे पूरे FY26 में। तो इनका मतलब मैनेजमेंट एकदम कॉन्फिडेंट है कि अपना टारगेट अचीव कर लेगी 4000 करोड़ ऑफ AUM। अब हाँ, ऑब्वियस है, रिस्क तो सब जगह रहता ही है। तो इसमें सबसे बड़ा रिस्क यही है कि भाई ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में है और कंप्लीट हेडविंड्स थे, मतलब जैसे अभी इतने सारे इश्यूज चल ही रहते हैं इस साल, इलेक्शन और समर हीट, फिर वॉर एंड ये वो एक्सेट्रा दिख ही रहा है। तो गवर्नमेंट ने भी ज़्यादा मतलब इस बार एक्सपेंडिचर नहीं किया इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो ये सब रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व हैं। और ये एक इन्होंने बताया कॉन कॉल में कि एक AI बेस्ड मॉनिटरिंग टूल ये ऐड कर रही हैं, जो एक्सट्रैक्ट करेगा डाटा फ्रॉम GST पोर्टल से ही। मतलब कंपनी, जिस भी कंपनी को ये लोन देगी, कैप्चरिंग उनका सेल्स और GST का डाटा ट्रैक करेगी, उनका परचेस और रीपेमेंट, टू इंश्योर बोरोवर्स फंड्स प्रॉपरली यूज़ कर रहे हैं कि नहीं। बहुत अच्छी AI टेक्नोलॉजी में एक्सपेंडिचर कर रही हैं। अब जैसे मैंने बताया 2.45 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन बैक्ड बाय बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर से, APL अपोलो का ट्रैक रिकॉर्ड आप देख सकते हो। तो क्वालिटी ऑफ ग्रोथ में फोकस कर रही है। अब RBI के स्ट्रिक्टनेस के कारण जो NBFCs को जो फेस करना पड़ा, वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में भी हमने डिस्कस कर लिया। और पैट नंबर इनके आए 81 करोड़ इस साल, जो लास्ट ईयर थे 78 करोड़ के आसपास पूरे FY24 में। तो ये वही बोल रहे हैं कि ग्रोथ मोमेंटम वापस आ गया, और H2 FY25 में इन्होंने 48 करोड़ करीब करीब अर्न किया। तो ये अपना मतलब कॉन कॉल में ऐसा माहौल था कि जैसे 170 करोड़ के आसपास ये है, तो FY26 में ये डबल करना चाह रहे हैं अपना पैट नंबर्स भी, 200 करोड़ के आसपास ही ले जाना चाह रहे हैं। तो पैट द करेंट रन रेट जैसे इन्होंने बताया कि 25 करोड़ है, अगर 100 करोड़ के आसपास हम मानते हैं, मतलब अभी तो 80 करोड़ का हुआ, और 500 करोड़ अगर क्वार्टर में ये बिजनेस कर रही है, तो उससे 25 करोड़ ये पैट जनरेट कर सकती है, ठीक है। अब अभी अभी के बेस में, सॉरी, अभी के बेस में 25 करोड़ ये करीब जनरेट कर रही है, जो इसका AUM था। तो ये वही बोल रही है कि हर बार अब ये जैसे 400 से 500 करोड़ हर क्वार्टर ऐड करेगी AUM। तो इसका जो करंट 4% जो स्प्रेड है, स्प्रेड मतलब जो नेट इंटरेस्ट इनकम है, उससे 10 से 12 करोड़ और ऐड करेगी पैट में। तो उस हिसाब से हम देखें तो मतलब अभी 25 करोड़, फिर 37 के बाद फिर 50 करोड़, ऐसा करके सीधा सीधा पैट को डबल टारगेट कर रहे हैं, डबल करना चाह रहे हैं अपने पैट को। और हाँ, इन्होंने इक्विटी बेस के बारे में भी बताया कि 1000 करोड़ से ये 1500 करोड़ के आसपास इक्विटी बेस ले जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अभी प्रेफरेंशियल वारंट्स और ये सब इशू किए। तो FY27 तक इक्विटी बेस अराउंड 1500 करोड़ के आसपास चले जाएगा। डेट टू इक्विटी 1:3 का रखना चाह रहे हैं, इनका टारगेट है। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देख लिया हमने। की एंकर्स, नंबर ऑफ एंकर्स 45 एंकर्स के आसपास, बड़ी बड़ी कंपनी, टाटा ब्लू स्कोप और हेवेल्स, श्याम मेटालिक्स, बहुत सारी और कंपनीज को भी ऐड किया है। एंकर कंपनीज मतलब जो इनके जो सप्लायर्स हैं और रिटेलर्स हैं। एक एंकर कंपनी जैसे APL अपोलो हो गई, तो उसके सारे सप्लायर्स और रिटेलर्स। दूसरी कंपनी हो गई कजारिया या टाटा ब्लू या हेवेल्स या श्याम मेटालिक्स, ऐसे ऐसे करके जितने भी रिटेलर्स हैं और उसके सप्लायर्स हैं, मतलब मार्केट पोटेंशियल ह्यूज है, आप समझ सकते हो इसका, ठीक है।
अब देखो गाइडेंस में हम थोड़ा सा बात करते हैं कि एवरेज ईल्ड वही जिससे मतलब चार्ज करती है कस्टमर को, बोरोइंग कॉस्ट 8.5% के आसपास, मतलब 4 पॉइंट ये एक्सपेक्ट कर रही है 4% इनका इंटरेस्ट इनकम हो सकता है। और हाँ, अब जैसे मैंने बताया हेडविंड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल और काम वगैरह रुक जाता है, स्लो डाउन हो जाता है गवर्नमेंट के कारण, उसके कारण हिंड्रेंस फेस करनी पड़ती है। अब जो है टारगेटिंग फॉर आरओई का नंबर 18 to 20%, आरओए का नंबर 4.5% टू 5%। और ये जो बोल रहे हैं जो कैपिटल इन्होंने 450-500 करोड़ के आसपास वो जो वारंट्स इशू किए वो नेक्स्ट 12 मंथ्स में ये उसको यूज़ कर लेंगे न्यू, है ना, बैंक उसी से ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये अपना जो एम ये बता रहे थे। अब देखिए नेट ग्रोइंग नेट प्रॉफिट इज ए की फोकस, एमिंग टू डबल नेट प्रॉफिट 100 to 200 crores in next 12 months and reaching 300 crores in next 24 मंथ्स। तो यही एक बड़ा टारगेट जो कंपनी ने अपने लिए सेट किया है। तो देखो हमको ऐसे आंख बंद करके तो हम बिलीव नहीं करेंगे, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कई ब्लैक स्वान इवेंट्स हो जाते हैं, तो हम ट्रैक करें, अपनी वॉच लिस्ट में रखें और इस टाइप की जो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है ईयर क्वार्टरली रिजल्ट्स में, हम उनको बारीकी से पढ़ें समझें, एटलीस्ट में जाके हम रीड तो करें क्या चल रहा है कंपनी में। तो फ्रेंड्स आई होप आज का वीडियो क्लियर है, दो फाइनेंशियल्स के बारे में मैंने बात की, आप उसको वॉच लिस्ट में ऐड करें और समझें बिजनेस मॉडल को। इसी तरह के और वैल्यूएबल वीडियोस के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।